इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। मैं पहले भी डिटेल दे चुका हूँ इसकी कि दो तरीके के होते हैं ये, स्ट्रॉन्ग फोर्सेस होते हैं, वीक फोर्सेस होते हैं। स्ट्रॉन्ग फोर्सेस और वीक फोर्सेस। स्ट्रॉन्ग फोर्सेस अगर है, मुकुल मुकुल हाँ सर। म्यूट कर। हाँ सर, गलती से हो गया था। स्ट्रॉन्ग फोर्सेस जो है इस केस में जो एनर्जी होगी इनकी, स्ट्रॉन्ग फोर्सेस में एनर्जी ग्रेटर देन 200 किलो जूल पर मोल होती है। ग्रेटर, जैसे कोवेलेंट बॉन्ड को तोड़ना है तो 200 से ज्यादा एनर्जी देनी पड़ती है किलो जूल पर मोल में। किलो जूल पर मोल में 200 से एनर्जी ज्यादा देनी पड़ती है, बॉन्ड एनर्जी जो होगी ना वो 200 से ज्यादा होगी। तो इसमें स्ट्रॉन्ग में हमें हमने पढ़ा हुआ, जैसे पहले हो गया आयनिक, हो गया कोवेलेंट, हो गया मेटेलिक। में कुछ वीक भी होते हैं लेकिन स्ट्रॉन्ग ही मानते हैं इनको भी, मेटेलिक। ये पढ़ा हुआ हमने पहले। ऐसे ही वीक के अंदर दो मान लो। एक एक होता है जैसे कुछ कह लें कि जो एनर्जी बहुत ही वीक होंगे वो कौन से हैं, और थोड़े स्ट्रॉन्ग, जैसे बॉन्ड एनर्जी जिनकी से लेस देन 10 किलो जूल पर मोल है, 10 या 8 किलो जूल पर मोल है, वो कौन से हैं, वेंडर वॉल फोर्स। सही ना, वेंडर फोर्सेज जिनकी जिनके फोर्सेस क्या होंगे, लेस देन 8 किलो जूल या 10 किलो जूल पर मोल के आसपास। और एक है ग्रेटर देन 10 बट लेस देन 45 के आसपास। 10 टू 45 किलो जूल पर मोल, 10 टू 45, वो होता है हाइड्रोजन बॉन्ड। 10 टू, एक तरह से डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होता है, 10 टू 44 किलो जूल पर मोल। तो ये ध्यान रखना इसके अंदर। अब वेंडल फोर्सेज में तीन है, ये ध्यान रखना इस चीज का। वेंडल फोर्सेज में तीन है, एक है डाइपोल डाइपोल, और एक है डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल, और एक है लंदन फोर्सेस और डिस्पर्जन फोर्सेस, और इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल। और डाइपोल डाइपोल जो होता है, डाइपोल डाइपोल जो फोर्सेज है इसको हम कीजम फोर्सेज भी कहते हैं। और डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल जो है इसको हम डिबाई फोर्सेज भी कहते हैं। भाई डिबाई जो किसकी यूनिट थी ये, डिबाई? डाइपोल मूवमेंट। डाइपोल डाइपोल, मोमेंट। हाँ डाइपोल मोमेंट की यूनिट भी थी ये। और इसको हम लंदन फोर्सेस कहते हैं। लंदन यहाँ पे साइंटिस्ट का नाम था। और इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंड्यूस डाइपोल या डिस्पर्जन फोर्स। तो ये तुम्हें देखना, ये वीक वेंडल फोर्सेस के अंदर ये तीन ही आते हैं सिर्फ। आयन इंड्यूस डाइपोल, आयन डाइपोल वो नहीं आते इसके अंदर, वो अलग है, ध्यान रखना चीज का, सही ना, वो अलग है। और अभी इनके स्ट्रेंथ के बारे में बताऊंगा कि किसकी स्ट्रेंथ ज्यादा होती है किसकी कम होती है, ये भी सब करेंगे इसके अंदर। तो ये मेनली हमें ये तीन स्टडी करना है। डाइपोल डाइपोल मैंने बोल दिया, अगर अगर मैंने डाइपोल डाइपोल बोल दिया यानी दोनों मॉलिक्यूल पोलर पोल। डाइपोल इंड्यूस डाइपोल बोल दिया, ये मेजर फोर्सेस बता रहा हूँ मैं, सिर्फ मेजर। डाइपोल इंड्यूस डाइपोल बोल दिया तो एक पोलर है तो दूसरा नॉन पोलर। और अगर मैंने लंदन फोर्सेस या डिस्पर्जन फोर्सेस या इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंड्यूस डाइपोल बोल दिया तो नॉन पोलर की भी, ये मेजर फोर्सेस होंगे। अदरवाइज तो मैंने बताया तुम्हें कि डिस्पर्जन फोर्सेस सब में प्रेजेंट होते हैं, चाहे वो पोलर पोलर हो, चाहे वो डाइपोल इंड्यूस डाइपोल हो, या फिर वो लंदन फोर्सेस या डिस्पर्जन फोर्सेस, सबके अंदर प्रेजेंट होंगे। तो अब यहाँ पे ध्यान देंगे, एक बार मैं थोड़ा सा सर ये डिबाई आइडिया किसमें दूंगा। वो है यूनिट? एक बार मैं इसका आइडिया दूंगा, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स क्या हैं, पोलर मॉलिक्यूल्स क्या हैं, और उनमें फोर्सेस कैसे आएंगे। जैसे नॉन पोलर लेते हैं पहले, नॉन पोलर में तुम ले लो जैसे हीलियम, नियॉन, आर्गन, जेनॉन, ये सब क्या है, नॉन पोलर। ये क्या है, नॉन पोलर। जैसे O2, F2, Cl2, Br2, H2, CO2, CCl4, BF3, ये क्या है, सब नॉन पोलर। क्लियर, ऑल दीज आर नॉन पोलर, सही ना, ऑल दीज आर नॉन पोलर। अब अगर ये नॉन पोलर है तो क्या ये किसी को अट्रैक्ट कर सकते हैं अपनी तरफ? जब इनके पास पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज ही नहीं है तो क्या किसी को अट्रैक्ट कर सकते हैं? ये किसी को भी अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं कर सकते। जैसे दो हीलियम के एटम्स पास आएंगे तो नेचुरल सी या बेस्ट एग्जांपल है जेनॉन ले लो। दो जेनॉन के एटम्स पास में आएंगे, अभी ये इनफाइनाइट डिस्टेंस पे, जब ये पास आएंगे क्या ये इसको अट्रैक्ट कर सकते हैं? बिल्कुल अट्रैक्ट नहीं कर सकते क्योंकि ये नॉन पोलर है, कोई चार्जेस नहीं है इसके अंदर, तो अट्रैक्शन नहीं होगा। लेकिन अट्रैक्शन होता है इनके अंदर भी, अट्रैक्शन होता है। अब वो किसकी वजह से होता है वो ध्यान देंगे। जैसे अगर मैं बात करूं जेनॉन की, बात करें तो जेनॉन के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, हो सकता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स तो मोबाइल होते हैं, मूव करते रहते हैं। मान लिया इसका लास्ट शेल है तो हो सकता है कि जेनॉन के जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं एक इंस्टेंट पे, किसी एक इंस्टेंट पे वो क्या हो, सब एक जगह पे आ गए। ऐसे मान लिया यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई किसी एक इंस्टेंट पे। तो क्या होगा जब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी
तो दूसरे जेनॉन का जो न्यूक्लियस है वो उसको ये अट्रैक्ट, ये इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे उसको, अब ये अट्रैक्ट करेंगे उसको, ये उसको अट्रैक्ट करेंगे। तो इस वजह से क्या हो गया, इसके अंदर क्या आ गया, एक इसके अकेले एटम की बात कर रहा हूं मैं, इसके अंदर आ गया इंस्टेंटेनियस डाइपोल, इंस्टेंटेनियस डाइपोल आ गया इसके अंदर। इंस्टेंटेनियस डाइपोल की बात कर रहा हूं तो अकेले एटम की बात कर रहा हूं, अकेले नॉन पोलर एटम या मॉलिक्यूल की बात कर रहा हूं अगर इंस्टेंटेनियस डाइपोल आया। और इस वजह से इसने डाइपोल इंड्यूस कर दिया किसके अंदर, अपने नियर बाय जेनोन एटम के अंदर। वो उसके न्यूक्लियस को अपने पास खींचेगा, ये इसके न्यूक्लियस को अपने पास खींचेगा और इसके इलेक्ट्रॉन भी ऐसे हो जाएंगे। तो ये इंस्टेंटेनियसली होता है। नेट डाइपोल मोमेंट जीरो ही होता है इसका, लेकिन ये इंस्टेंटेनियस डाइपोल हो गया इसके अंदर। इस अकेले एटम में क्या गया, इंस्टेंटेनियस डाइपोल, जिसकी वजह से इसने अपना डाइपोल इंड्यूस कर दिया साथ वाले जेनोन एटम के अंदर। तो अब इन दोनों के बीच में फोर्स जो होगा ना वो इंस्टेंटेनियस डाइपोल, इंड्यूस डाइपोल। इंड्यूस डाइपोल ध्यान रखना दो अलग अलग एटम्स के बीच में हो सकता है, इंस्टेंटेनियस डाइपोल अकेले एटम के बीच में, अकेले मॉलिक्यूल के बीच में। तो मैंने एक जेनॉन का एग्जांपल लिया था, ऐसे ही मैं एग्जांपल लेता हूँ। सपोज मैंने लिया एग्जांपल H2 का ले लो, F2 का ले लो, कोई भी एग्जांपल मॉलिक्यूल का। अब इसमें क्या होगा, इसके अंदर देखो, इसके अंदर ये इलेक्ट्रॉन्स बिल्कुल बीच में है, दूसरे मॉलिक्यूल को बिल्कुल ट्रैक्ट नहीं करेगा, बिल्कुल बीच में इलेक्ट्रॉन्स है क्योंकि दोनों एटम्स एक जैसे हैं, लाइक एटम्स है। लेकिन एक इंस्टेंट पे क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट हो सकता है, वाइब्रेशन हो सकता है इसके अंदर, इसलिए मान लिया मैंने किसी एक इंस्टेंट पे इसके इलेक्ट्रॉन्स जो हैं इसके पास चले गए, इसके पास चले गए। तो इधर क्या आ गया, एक तरह से नेगेटिव आ गया पार्शियली, इधर क्या आ गया पार्शियली पॉजिटिव। ये इंस्टेंटेनियस है, ये इंस्टेंटेनियस है। मतलब ये H2 के अंदर कुछ ऐसे हो गया, ये यहाँ पॉजिटिव हो गया, ये यहाँ नेगेटिव हो गया। तो ऐसे ही ये दूसरे मॉलिक्यूल के अंदर क्या कर लेगा, यहाँ पॉजिटिव ले आएगा, यहाँ नेगेटिव ले आएगा। तो इसके अंदर आ गया इंस्टेंटेनियस डाइपोल। क्या आ गया इसके अंदर, इंस्टेंटेनियस डाइपोल, जिसको ब्रैकेट में मैं म्यू इंस्टेंट भी लिख देता हूँ ताकि इस तरह से डिनोट करते हैं। और इस वजह से इसने साथ वाले मॉलिक्यूल में, इस साथ वाले मॉलिक्यूल के अंदर डाइपोल मोमेंट इंड्यूस कर दी। तो उसके अंदर क्या आ गया, इंड्यूस डाइपोल। अगर नॉन पोलर रहेगा तो उसके अंदर कोई फोर्स नहीं है, हम बस इसके अंदर कौन सा फोर्स मान सकते हैं, इंस्टेंटेनियस डाइपोल मान सकते हैं कि किसी एक इंस्टेंट पे सारे इलेक्ट्रॉन्स एक साइड हो गए, न्यूक्लियस दूसरी साइड हो गया। तो इस वजह से ये इंस्टेंटेनियस डाइपोल डेवलप हो गया इसके अंदर। और साथ वाले मॉलिक्यूल या एटम के अंदर क्या हो जाएगा, वो अपनी डाइपोल मोमेंट इंड्यूस करेगा। तो उसके अंदर क्या आ गया, इंड्यूस्ड डाइपोल। तो इसलिए फोर्स का नाम दे दिया इंस्टेंटेनियस डाइपोल, इंड्यूस्ड डाइपोल। लंदन ने दिया था इससे लंदन फोर्सेज या डिस्पर्जन फोर्स कहते हैं, या डिस्पर्जन फोर्सेज। समझिए कि नहीं, ये किसी एक इंस्टेंट पे होता है, नेट जीरो ही होता है इसके अंदर। नेक्स्ट नोट करेंगे। मुकुल ये लास्ट ईयर पढ़ चुका है, उसमें दोबारा देखियो खुद। चलो ये समझ आ गया यहाँ पे। नॉन पोलर के बीच में मैंने बता दिया तुम्हें, नॉन पोलर के बीच में, और नॉन पोलर में इंस्टेंटेनियस डाइपोल, इंड्यूस डाइपोल कैसे आएगा ये भी समझा दिया तुम्हें। किसी को कोई डाउट तो नहीं है इसमें, 10th और 11th वाले बच्चों में से? वेदांत क्लियर हुआ ये? यस सर क्लियर है। अब नेक्स्ट आ गया, जैसे नेक्स्ट आ गया इंस्टेंटेनियस डाइपोल मैंने बता दिया यहाँ पे। अब नेक्स्ट जैसे पोलर मॉलिक्यूल आ गया, पोलर आ गया, कोई मॉलिक्यूल पोलर अगर आता है तो उसके अंदर तो फोर्सेस ऑलरेडी हैं ही। जैसे एग्जांपल ले लिया HF या H2O या HCl, कोई भी एग्जांपल, या CH3Cl। तो इसमें क्या हो गया, HF लिखा, HCl लो क्योंकि HF में अलग से फोर्स आता है ना हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इसलिए HCl ले लेते हैं। इसमें आ गया नेगेटिव चार्ज, इसमें आ गया पॉजिटिव चार्ज। तो इसमें ये तो है ही कि इसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसके जो HCl के इलेक्ट्रॉन्स हैं, नेचुरल सी बात है वो दोनों इलेक्ट्रॉन Cl के पास ज्यादा होंगे और H के पास कम होंगे, H के पास कम होंगे। तो इसके अंदर तो डाइपोल है ही। क्या है HCl के अंदर, डाइपोल, इसके अंदर डाइपोल है ही। अब जैसे मैंने उसके अंदर माना था कि इलेक्ट्रॉन्स बीच में थे और साइड में आ गए, ऐसे ही इसके अंदर मैं मान सकता हूँ कि HCl के इलेक्ट्रॉन्स बीच में आ गए, किसी एक इंस्टेंट पे इलेक्ट्रॉन्स कहाँ आ गए, बीच में आ गए। तो इसलिए अब इसके अंदर भी क्या आ जाएगा, इंस्टेंटेनियस डाइपोल, इंड्यूस डाइपोल। इसके अंदर क्या आ गया, इंस्टेंटेनियस डाइपोल, समझ गए नहीं? इस HCl में भी क्या आ गया, इंस्टेंटेनियस डाइपोल, क्योंकि अभी नॉन पोलर की तरह बिहेव कर रहा है। तो इसके अंदर भी क्या आ जाएगा, ये नॉन पोलर की तरह बिहेव कर रहा है, तो इसके अंदर भी क्या आ जाएगा, इंस्टेंटेनियस डाइपोल। तो अब HCl मॉलिक्यूल की मैं बात करूंगा या किसी भी पोलर मॉलिक्यूल की बात करूंगा तो उस केस में डाइपोल भी होगा और इंस्टेंटेनियस डाइपोल भी होगा। ये बात ध्यान रखनी है, उसके अंदर डाइपोल भी होगा और इंस्टेंटेनियस डाइपोल भी होगा। अब मैंने तुमसे पूछा, अगर दो HCl के मॉलिक्यूल्स हैं, इनफाइनाइट डिस्टेंस पे थे, अगर ये पास आएंगे, इनफाइनाइट डिस्टेंस पे थे पहले, जब ये दोनों पास आएंगे तो कौन से फोर्सेज होंगे इन दोनों के अंदर, तो कौन से फोर्सेज होंगे इसके अंदर? तो तुम पहले इसके अंदर क्या लिखोगे कि इसके अंदर हमारे पास डाइपोल था क्योंकि ये पोलर है, इसके अंदर पहले इंस्टेंटेनियस डाइपोल था एक इंस्टेंट के लिए,
एक इंस्टेंट के लिए। इसके अंदर भी डाइपोल था और इंस्टेंटेनियस डाइपोल था। जब ये दोनों पास आएंगे तो एक तो इंटरेक्शन आ गया डाइपोल का डाइपोल के साथ, एक आ गया डाइपोल का इंस्टेंटेनियस डाइपोल के साथ, एक आ गया इंस्टेंटेनियस डाइपोल का डाइपोल के साथ, वो हमने देख लिया ऊपर, एक आ गया इंस्टेंटेनियस डाइपोल का इंस्टेंटेनियस डाइपोल के साथ। यानी फोर्सेस आ गए डाइपोल डाइपोल, पहला डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन आ गई जो मेजर है, जिसको हम कीजम फोर्सेस भी कहते हैं, अभी बताया मैंने पीछे। दूसरे फोर्सेस आ गए डाइपोल डाइपोल और ये इंड्यूस डाइपोल, डाइपोल इंड्यूस डाइपोल, डाइपोल इंड्यूस डाइपोल। तीसरे फोर्सेस आ गए, इसको हम डिपाई फोर्सेस भी कहते हैं, ये स्ट्रॉन्ग ऊपर ये नीचे। और उसके बाद आ गया इंस्टेंटेनियस डाइपोल और इंस्टेंटेनियस डाइपोल के बीच में फोर्स, इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंड्यूस डाइपोल, इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंड्यूस डाइपोल। इंड्यूस वर्ड आते ही दूसरा मॉलिक्यूल आ जाएगा। इंस्टेंटेनियस बोला तो अकेला एटम है या अकेला मॉलिक्यूल है जो नॉन पोलर। इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंड्यूस डाइपोल आ जाएगा और इसे हम बोलेंगे इसका नाम था लंडन फोर्सेस और डिस्पर्जन फोर्सेस, ये आएगा ऑर्डर इसमें। तो ये तीनों फोर्सेस होंगे इसके अंदर। अगर पोलर पोलर है तो ये तीनों फोर्सेस होंगे। हाँ मेजर पूछते हैं हमेशा तो तुम्हें डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन से लिख के आना है। और अगर पोलर नॉन पोलर है, पोलर नॉन पोलर का मैंने केस लिया नहीं है, मैं वो भी ले रहा हूँ। मैंने नॉन पोलर का केस ले लिया, पोलर पोलर का केस ले लिया। तीसरा केस ले रहा हूं मैं पोलर नॉन पोलर, एक पोलर एक नॉन पोलर। जैसे मैंने ले लिया, एक ले लिया HCl और एक ले लिया जेनॉन। पहले मैंने जेनॉन का जेनॉन का केस लिया, दूसरा केस लिया मैंने HCl का, तीसरा केस ले रहा हूं मैं HCl और जेनॉन का। तो HCl तो डाइपोल है इसके अंदर, डाइपोल तो है ही डाइपोल। और दूसरा दूसरा इसके अंदर इंस्टेंटेनियस डाइपोल भी है, अभी बताया पीछे मैंने। और इसके अंदर क्या है, सिर्फ इंस्टेंटेनियस डाइपोल। इसके अंदर क्या है, सिर्फ इंस्टेंटेनियस डाइपोल। तो फोर्सेस कौन से होंगे, एक तो डाइपोल और इंस्टेंटेनियस डाइपोल और दूसरा इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंड्यूस डाइपोल। दो फोर्सेस आएंगे इसके अंदर, डाइपोल इंड्यूस डाइपोल जिसको हम डिबाई फोर्सेस कहते हैं, और दूसरा फोर्स आएगा इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंड्यूस डाइपोल। इंस्टेंट मेजर फोर्सेस बताना है। अभी मैं क्वेश्चन पूछूंगा तो मैं सिर्फ मेजर बताना कि मेजर कौन से फोर्सेस है। डाइपोल इंड्यूस डाइपोल और इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंड्यूस डाइपोल, जिसको हम रैंडम फोर्सेस या डिस्पर्जन फोर्सेस भी कहते हैं। किसी भी नाम से क्वेश्चन आ सकता है, किसी भी नाम से क्वेश्चन आ सकता है जब ये दोनों मॉलिक्यूल्स इनफाइनाइट डिस्टेंस से पास में आएंगे। इनफाइनाइट डिस्टेंस से जब ये पास में आएंगे, अकेला मॉलिक्यूल या अकेला एटम है तो उसके अंदर इंस्टेंटेनियस डाइपोल होगा। इंड्यूस्ड कब होगा, जब दूसरा एटम या दूसरा मॉलिक्यूल आता है। अभी बताओ यहाँ तक सबको समझ आ गया। जैसे मैंने लिया पहले पोलर पोलर, तो जैसे एग्जांपल पहले क्या लिया था मैंने, पहले एग्जांपल लिया मैंने नॉन पोलर जेनॉन जेनॉन। फोर्सेस सिर्फ इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल। फिर मैंने एग्जांपल लिया HCl का। फोर्सेस तीनों कौन कौन से, डाइपोल डाइपोल पहला, दूसरा डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल, तीसरा इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल। ये तीन फोर्सेस। फिर तीसरा एग्जांपल लिया मैंने किसका, थर्ड एग्जांपल जेनॉन और HCl, जेनॉन और HCl। तो इसके अंदर कौन से फोर्सेस आए, जेनॉन और HCl का। इसमें कौन से फोर्सेस आएंगे, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल। डाइपोल और इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल। ये स्ट्रॉन्ग, इसमें भी ऐसा ही, ये स्ट्रॉन्ग फिर ये स्ट्रॉन्ग। अभी समझ आ गया फोर्सेस थ्योरी, समझ आ गई इसकी कि नहीं। बोलो। देखो 3-4 बच्चे, आदित्य हमेशा लेट ज्वाइन करता है, दिव्यांशु लेट ज्वाइन किया अभी, दिव्यांशु। सर मैं पहले से था सर, क्लास में गलती से डिस्कनेक्ट हो गया था। अच्छा अच्छा, आदित्य अच्छा चलो, ये समझ आ गया इतना कि नहीं, ये फोर्सेस क्लियर हो गए कि नहीं। वेदांत, Yes sir, clear है। वेदांत कोई भी डाउट किसी भी तरीके का, अब वो तेरे को क्लियर हो गया तीनों फोर्सेस क्यों थे उसके अंदर। Yes sir, आ गया। हाँ, और अब ध्यान रखना, मैं जब क्वेश्चन पूछूंगा तो तुम्हें मेजर फोर्स बताना है, माइनर वाले फोर्सेस नहीं बताने, अनटिल एंड अनलेस आस्क्ड।
जब तक पूछेगा नहीं तब तक नहीं बताना है कि कौन से माइनर फोर्सेज है, हमेशा मेजर फोर्सेज बताने हैं। तो अब हम पढ़ेंगे यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज, फैक्टर्स अफेक्टिंग वैंडल फोर्सेस। फैक्टर्स कौन से हैं जो अफेक्ट करते हैं वैंडल फोर्सेस को? तो पहला तो फैक्टर आ ही जाएगा साइज। साइज, साइज कह लो या एटॉमिक वॉल्यूम या मॉलिक्यूलर वॉल्यूम। जैसे हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, जैसे जैसे हम नीचे जा रहे हैं साइज बढ़ रहा है। जैसे जैसे हम नीचे जा रहे हैं साइज बढ़ रहा है। साइज बढ़ेगा तो क्या होगा? साइज बढ़ेगा तो क्या होगा? वैंडल फोर्सेस बढ़ जाएंगे। साइज बढ़ेगा तो सरफेस एरिया बढ़ जाएगा, फैलेगा और ज्यादा। सरफेस एरिया बढ़ेगा तो वैंडल फोर्सेस क्या हो जाएंगे? इंक्रीज कर जाएंगे। वैंडल फोर्सेस क्या हो जाएंगे? इंक्रीज कर जाएंगे। और इस वजह से बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं, जैसे आगे हम स्टेट्स ऑफ मैटर में भी पढ़ेंगे कि अब लिक्विड में कन्वर्ट होने की टेंडेंसी वो बढ़ जाएगी, क्रिटिकल टेम्परेचर बढ़ जाएगा, वैल्यू ऑफ ए, एक स्मॉल ए होता है जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस को रिप्रेजेंट करता है, वो बढ़ जाएगा। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो बढ़ इंक्रीज कर जाएंगी। बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा, मेल्टिंग पॉइंट बढ़ जाएगा, सरफेस टेंशन बढ़ जाएगी। बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं जो इंक्रीज कर जाएंगी इन फोर्सेस के बढ़ने की वजह से, इन फोर्सेस के बढ़ने की वजह से। तो ये ध्यान रखना इसके अंदर। और इसमें, और इसमें अब जैसे दूसरा मॉलिक्यूल जो है डाइपोल भी आसानी से इंड्यूस कर देगा। जैसे एच, मैं कहूँ H2O, H2O के साथ हीलियम का फोर्स कौन सा है? H2O के साथ हीलियम का फोर्स कौन सा है? इंस्टेंटेनियस डाइपोल, सॉरी डाइपोल इंड्यूस डाइपोल। वाटर अपनी डाइपोल में इंड्यूस करेगा। जैसे जेनॉन आया, जेनॉन के एक इंस्टेंट में मान लिया मैंने, जो जेनॉन के इलेक्ट्रॉन्स हैं, जेनॉन लिया एटम, जेनॉन के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, या न्यूक्लियस इधर हो गया, जेनॉन के इलेक्ट्रॉन्स इस साइड हो गए, इस तरीके से। तो जेनॉन के न्यूक्लियस को ऑक्सीजन जो अपनी तरफ खींचेगा वाटर का, वाटर जल्दी खींच लेगा इसको, है ना? वाटर इसको जल्दी से क्या कर देगा? इसको पोलराइज कर देगा। तो इंस्टेंटेनियस जो डाइपोल इंड्यूस डाइपोल फोर्सेज हैं वो साइज के साथ साथ बढ़ेंगे, वो साइज से बढ़ेंगे, या ऐसे कह लो या उल्टा सोच लो इसमें। यहाँ पे H2O था, ये H पॉजिटिव, ये H पॉजिटिव, ये इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच रहे हैं। और वो आसानी से खींच सकते हैं, क्यों? क्योंकि न्यूक्लियस का होल्ड जो है लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन्स पे कम होगा, क्योंकि जेनॉन का साइज बड़ा है। तो इसलिए इसके अंदर डाइपोल इंड्यूस डाइपोल फोर्सेज आसानी से आ जाएंगे। और इस वजह से अगर कोई पूछता कि पानी में कौन सी गैस इनमें से सॉल्युबल हो सकती है, तो बोलेंगे कौन सी? जेनॉन गैस। ये फिर भी पानी में सॉल्युबल हो सकती है, हीलियम नहीं होगी। और इसीलिए इसको डाइविंग apparatus में यूज करते हैं, बिकॉज ऑफ लेस सॉल्युबिलिटी ऑफ हीलियम इन वाटर, या इसकी कम सॉल्युबिलिटी की वजह से इसको डाइविंग apparatus में यूज करते हैं। ब्लड में भी कम सॉल्युबिलिटी होती है हीलियम, हीलियम इज यूज इन डाइविंग apparatus। तो इस ये कुछ एक हिंट दिया यहाँ पे, साइज बढ़ेगा तो सरफेस एरिया बढ़ेगा, बंडल फोर्सेस बढ़ेंगे, और बहुत सारी प्रॉपर्टीज इंक्रीज कर जाएंगी। जैसे मैंने पहले भी एग्जांपल दिया हुआ इसका पीरियोडिक प्रॉपर्टीज के अंदर। जैसे F2 और Cl2 गैसेज है, F2 और Cl2 गैसेज है, सही ना? F2 Cl2 दोनों गैसेज हैं। Br2 I2, ये दोनों Br2 क्या है? लिक्विड है। I2 सॉलिड है। ये दोनों गैसेज हैं। तो सेम रीजन है इसका भी, नीचे जा रहे हैं साइज बढ़ रहा है, साइज बढ़ेगा सरफेस एरिया जैसे F2 मॉलिक्यूल ये रहे, दूर दूर होंगे। Cl2 आया, थोड़े पास आ जाएंगे, बड़े हो जाएंगे, पास आ जाएंगे। Br2 आया और पास आ जाएंगे। और I2 आया तो क्या हो जाएगा? उस केस में बिल्कुल क्लोज हो जाएंगे I2 के केस में। तो इसलिए दोनों F2 के मॉलिक्यूल दूर दूर होंगे, ये एक F2, ये दूसरा F2। तो फोर्सेस बहुत वीक, इसलिए गैस। ऐसे ही Cl2 भी गैस। नीचे गए, साइज बढ़ रहा है, सरफेस एरिया बढ़ेगा, सरफेस एरिया बढ़ेगा तो वैंडल फोर्सेस बढ़ेंगे, तो फिजिकल स्टेट भी चेंज हो सकती है। तो ये बेस्ट एग्जांपल है फैक्टर्स अफेक्टिंग वैंडल फोर्सेस में साइज। नेक्स्ट, नेक्स्ट ले लेते हैं जैसे सरफेस एरिया, ब्रांचिंग से क्या फर्क पड़ेगा वैंडल फोर्सेस पे? ब्रांचिंग, सेकंड पॉइंट, ब्रांचिंग से क्या फर्क पड़ेगा? देखो ब्रांचिंग बढ़ेगी, जब ब्रांचिंग बढ़ेगी तो सरफेस एरिया कम होगा, ब्रांचिंग बढ़ जाएगी तो सरफेस एरिया क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। सरफेस एरिया कम होगा तो क्या होगा? वैंडल फोर्सेस की स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। जैसे अगर मैंने तुमसे बोला, एग्जांपल लिया, एक लिया ब्यूटेनॉल, एक लिया से 2 ब्यूटेनॉल, एक लिया टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल, और बोला इन तीनों को बॉइलिंग पॉइंट में अरेंज करो, इन तीनों को बॉइलिंग पॉइंट में अरेंज करो, तो क्या आंसर आएगा?
तो देखो जैसे जैसे ब्रांचिंग बढ़ रही है सरफेस एरिया क्या होता जा रहा है, ये सरफेस एरिया था, सरफेस एरिया क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है, सरफेस एरिया क्या होता जा रहा है, कम, जगह जो एक्वायर कर रहा है मॉलिक्यूल वो कम होती जा रही है। जगह अगर कम होती जाएगी तो क्या होगा, जगह कम होती, हाँ सही है समर्थ, जगह कम होती जाएगी तो क्या होगा, सरफेस एरिया कम हो गया तो बंडल फोर्सेस कम हो जाएंगे, इसलिए बॉइलिंग पॉइंट क्या कर जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। ब्रांचिंग बढ़ेगी, सरफेस एरिया कम होगा, बंडल फोर्सेस कम होंगे, इसलिए बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा, तो ऑर्डर ये आ जाएगा। बुक में ऐसे लेके समझा भी रहा है, समझा भी रखा है, जैसे दो रबड़ की बॉल ली तो उसमें ऐसे हल्का सा एरिया कॉन्टैक्ट, कितना एरिया कॉन्टैक्ट में, इतना एरिया मान लो सिर्फ कॉन्टैक्ट, दोनों में फोर्सेस क्या बहुत वीक है, लेकिन अगर उसको थोड़ा दोनों को प्रेस करेंगे, दोनों को स्ट्रेच, दोनों को प्रेशराइज करेंगे, दोनों रबड़ की बॉल्स को, तो कुछ ऐसे हो जाएगा। तो अब देखो ज्यादा एरिया कॉन्टैक्ट में आ जाएगा, ज्यादा एरिया कॉन्टैक्ट में है तो फोर्सेस क्या हो गए, दोनों के बीच में पड़ गए। समझिए कि नहीं है। तो तुम ये एग्जांपल्स के ऊपर ज्यादा नहीं जाना, तुम्हें सिंपल करना है, ब्रांचिंग बढ़ेगी, सरफेस एरिया कम होगा, बंडल फोर्सेस कम होंगे, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, ये सारी प्रॉपर्टीज क्या हो जाएंगी, डिक्रीज कर जाएंगे। सर एक बार रिपीट कर दो सर। यही बोला, ब्रांचिंग बढ़ेगी तो सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, यस सरफेस सर। एरिया कम होगा तो बंडल फोर्सेस कम हो जाएंगे, बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज कर जाएगा। ये बस तुम्हें ठीक है ध्यान सर। रखना है। और सर एक लाइन और याद है, याद कर लेना, सॉलिबिलिटी बढ़ जाती है, क्योंकि हाइड्रोकार्बन पार्ट का सरफेस एरिया कम हो जाएगा तो हम कहेंगे नॉन पोलर कैरेक्टर कम हो गया, इससे सॉलिबिलिटी बढ़ जाती है। जैसे इन तीनों में सॉलिबिलिटी बोल देता ना अगर मैं, तो मैं बोलता कि टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल जो सबसे ज्यादा सॉल्युबल, ये ऑर्गेनिक पढ़ोगे ना उसमें मैं बताऊंगा फिजिकल प्रॉपर्टीज के अंदर, अगर याद रखते हो याद कर लेना, नहीं तो छोड़ देना। ब्रांचिंग का ये रोल है, ब्रांचिंग बढ़ेगी, सरफेस एरिया कम होगा, वनरल फोर्सेस कम होंगे, बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा। नेक्स्ट नोट करना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर, मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इज थर्ड फैक्टर, इंटरेक्शन एनर्जी वर्सेज डिस्टेंस रिलेशनशिप, इंटरेक्शन एनर्जी वर्सेज डिस्टेंस रिलेशनशिप, सबसे इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चंस आए हुए हैं, वर्सेज डिस्टेंस रिलेशन। हालांकि ये टॉपिक ना फिजिक्स में होना चाहिए, क्योंकि इसमें रिलेशन निकालना है हमें, कि क्या रिलेशन होगी। मान लिया मैंने फोर्सेस, फोर्सेस जो है आयन आयन है, बहुत ध्यान सुनना, ये आयन आयन है एक केस, दूसरा लिया मैंने जैसे आयन और डाइपोल है, आयन डाइपोल है, तीसरा ले लिया, तीसरा लेंगे अब डाइपोल डाइपोल, डाइपोल डाइपोल, फिर इसके बाद ले लेंगे डाइपोल डाइपोल के बाद डाइपोल, डाइपोल डाइपोल ले लिया ना, फोर्स वीक हो जाएगा। हाँ आयन आयन इंड्यूस डाइपोल, पूरा लिखना तुम लोग, आयन इंड्यूस डाइपोल ले लिया, आयन इंड्यूस डाइपोल, फिर ले लिया मैंने, फिर ले लिया डाइपोल इंड्यूस डाइपोल, डाइपोल इंड्यूस डाइपोल ले लिया, और उसके बाद ले लिया मैंने आयन इंड्यूस डाइपोल, डाइपोल डाइपोल हो गया, एक दो तीन फिर डिस्पर्जन फोर्सेज या लंडन फोर्सेज, डिस्पर्जन फोर्सेज या लंडन फोर्सेज, ये ऑर्डर में लिखा है मैंने, लास्ट में डिस्पर्जन फोर्सेज या लंडन फोर्सेज, डिस्पर्जन फोर्सेज या लंडन फोर्सेज, ये ऑर्डर में है पूरा फोर्सेस के। सबसे स्ट्रॉन्ग आयन आयन, अगर दोनों के दोनों आयन है तो फोर्सेस सबसे स्ट्रॉन्ग, फिर आयन, फिर आ गया आयन डाइपोल, आयन डाइपोल, आयन और डाइपोल में भी स्ट्रॉन्ग फोर्सेस होंगे सेकंड नंबर पे, फिर डाइपोल डाइपोल, फिर इंस्टेंटेनियस डाइपोल, फिर आ गया आयन इंड्यूस डाइपोल, आई आई डी लिखा ना, आयन इंड्यूस डाइपोल, फिर डाइपोल इंड्यूस डाइपोल, फिर डिस्पर्जन फोर्सेस। अब पहले बताओ ये ऑर्डर समझ आ गया सबको कि नहीं, अगर पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज ये तो बिल्कुल एक्सपोज है तो फोर्सेस सबसे स्ट्रॉन्ग होंगे कि नहीं, आ रहा समझ कि नहीं ये। यस सर। हाँ, तो ये उसकी उसी के अकॉर्डिंग अरेंज किया मैंने। अब जब तुम्हें ये समझ आ गया कि आयन आयन के फोर्सेस सबसे स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग फोर्सेस हैं तो दोनों के बीच में डिस्टेंस कम होगा ज्यादा होगा, दोनों आयन्स के बीच में डिस्टेंस कम होगा ज्यादा होगा, कम होगा। हाँ डिस्टेंस कम होगा, इसलिए एनर्जी का रिलेशन इस केस में, एनर्जी का रिलेशन, इंटरेक्शन एनर्जी का रिलेशन इस केस में सिर्फ क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, ये क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, सही ना, ओनली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, सही ना। दूसरे केस में, दूसरे केस में इंटरेक्शन एनर्जी क्या आ जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, तीसरे केस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब,
आर क्यूब, फिर क्या आ जाएगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर की पावर 4, और बाकी इस केस में मान लो तुम इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दोनों केस, इन दोनों केस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर की पावर 6। क्या पहले बताओ ऐसे याद हो जाएगा कि नहीं? Yes, sir. हाँ, समझ आ गया कि नहीं? ये किसी को कोई डाउट तो पूछ सकते हो, पहले ये याद करना है इसको। मैं एक हल्का सा हिंट भी देता हूँ कि कैसे करना है इसको। ये याद कर लोगे कि नहीं पहले? और यस डाइपोल सर, हो डाइपोल में जाएगा। हाइड्रोजन बॉन्ड, हाँ, डाइपोल डाइपोल में हाइड्रोजन बॉन्ड जरूर लिख देना। यही तो क्वेश्चन आया था 2014 या 15 के पेपर में, मेंस में। और एक चीज और ध्यान रखना कि ये हमारा जो है ना, दिस इज फॉर स्टेशनरी मॉलिक्यूल, स्टेशनरी। और अगर मोबाइल है, अगर मूव कर रहा है, यानी ये तो मान लो सॉलिड के अंदर अगर मूव कर रहा है, मूव कब करेगा? जब सॉलिड, जब लिक्विड या गैस हो, तो उस केस में इंटरेक्शन एनर्जी जो है इनवर्सली टू आर की और 6 हो जाती है। लिक्विड और गैस के केस में, लिक्विड और गैस। सर सोर्स ऑफ डाइपोल बोल डाइपोल सर चाहिए। जल्दी। सर स्टेशनरी का मतलब, सर मतलब पूरा स्टॉप टू या फिर नेट मूवमेंट जीरो, क्योंकि सर सॉलिड मानना है, सॉलिड के अंदर भी सॉलिड। वाइब्रेशन हो रही है। हाँ, वो नेट मूवमेंट ना, नेट मूवमेंट तो जीरो कभी वैसे नहीं होगा ना। नेट ओवरऑल मूवमेंट जो है, जब जीरो में सॉलिड है, मूव नहीं कर रहा है, गैसियस फॉर्म में ही मूव करेंगे ना मॉलिक्यूल, या फिर हाँ सर। लिक्विड फॉर्म में मॉलिक्यूल। ओके सर, तो मतलब ये ओवरऑल रिलेशन मूवमेंट ध्यान जीरो रखना। होनी चाहिए। हाँ, ओवरऑल जीरो होगी। तो इसमें दोनों केस ध्यान रखना, लिक्विड और गैस का केस भी, और सॉलिड का केस भी। अच्छा, अब ये तो हो सर गया तुम्हारा। अब नेक्स्ट ध्यान देना। बोल मुकुल। सर ये डाइपोल डाइपोल का केस है ना? हाँ, डाइपोल डाइपोल हाँ के लिए वही बताया पूछ मैंने रहा सारा ही। हाँ। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट अब है आयन। आयन, इसमें फोर्स, ये रिलेशन आया कैसे? इंटरेक्शन एनर्जी की बात कर रहे हैं ना। तो तुम्हें अगर ध्यान हो, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या था? के Q1 Q2/R था कि नहीं? Q1 न्यूक्लियस का चार्ज, उसकी अट्रैक्शन किससे? इलेक्ट्रॉन से। बाई में आर आया था कि नहीं है? हाँ सर। के, हाँ, तो इसलिए इनवर्स टू आर ऐसे याद रख लो। फिर दूसरा केस जब आया, दूसरा केस जो आया आयन और डाइपोल का, आयन और डाइपोल का। तो इस केस में क्या करोगे? फोर्स की एनर्जी क्या होगा? के Q1 Q2 R बाय होता है, के Q1 Q2/R। Q1 की वैल्यू क्या लिख देंगे? Q1 तो चार्ज ही है, तो ऐसे ही रहेगा, E Q1 ही रहेगा। Q1 ही के Q1, और इनटू डाइपोल है तो म्यू लिखेंगे, म्यू लिखेंगे, म्यू बाय आर आना चाहिए। लेकिन म्यू क्या होता है? म्यू क्या होता है? Q/D। म्यू होता है ना Q/D। Q1 इंटू Q2 इंटू D आ जाएगा। तो नीचे बैलेंस करने के लिए क्या होगा? R² आना चाहिए। तभी तो R होगा, एक R से R कैंसिल हो जाएगा, R ही रहेगा फिर। समझे कि नहीं? अब जैसे तीसरा केस आया, डाइपोल डाइपोल, तो एनर्जी क्या होगा? के इंटू म्यू1 इंटू म्यू2/R। म्यू1 में भी एक डी आएगा, म्यू2 में भी एक डी आएगा, इसलिए नीचे क्या होना पड़ेगा R3, ताकि डायमेंशन और यूनिट मैच कर जाए। इसलिए नीचे आ जाएगा R3। आया समझ की नहीं है? कभी भूल जाओ तो ऐसे निकाल लेना, अदरवाइज मैंने बहुत सिंपल तरीके से बताया है। स्ट्रॉन्ग फोर्सेज है तो इनवर्स इक्वेशन टू आर, फोर्सेज वीक होते जाएंगे तो इनवर्स रिलेशनशिप जो है आर के साथ, वो बढ़ता जाएगा पावर में। किसी को कोई डाउट इसमें? किसी बच्चे को कोई डाउट नहीं है? सर। समझ आ गया फोर्सेज ये कि नहीं? हाँ फैक्टर से इफेक्टिव बता दिया बिल्कुल। 2-3 बार इसको मन में बोलना, तुम्हें याद हो जाएगा। मेन चीज तुम्हें क्या याद रखनी है? अगर पोलर है तो डाइपोल डाइपोल दोनों पोलर मॉलिक्यूल्स हैं, या एक पोलर को याद रख लो। पोलर मॉलिक्यूल है तो उसके अंदर डाइपोल डाइपोल मोमेंट होगी और इंस्टेंटेनियस डाइपोल होगा। डाइपोल मोमेंट होगी और इंस्टेंटेनियस डाइपोल होगा। नॉन पोलर है तो सिर्फ उसमें इंस्टेंटेनियस डाइपोल होगा। अब इसके अकॉर्डिंग जब मिलेंगे मॉलिक्यूल्स, तो उसके अकॉर्डिंग आंसर निकालना है। दोनों पोलर हैं तो तीनों फोर्सेज होते हैं, दोनों पोलर तीनों फोर्सेज। लेकिन हमें बताना होता है मेजर फोर्स। हमें क्या बताना होता है? मेजर फोर्स। तो अब मैं तुम्हें आगे बताऊंगा, तुम्हें बताने फोर्सेस कौन से होंगे, ठीक है ना? फोर्सेस कौन से होंगे तुम्हें, ये इन 6 फोर्सेज में से, इन 6 फोर्सेज में से कौन से फोर्सेज एग्जिस्ट करेंगे मेजरली, ये बताना था।
तो एक बार जल्दी से रिजॉइन कर लेंगे, उसमें चेक करते हैं।